नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सेबी ने नया नियम जारी किया है कि अब आपको म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और इसमें एक ऑप्शन भी है कि ऑप्ट आउट ऑप्शन, मतलब अगर आप नॉमिनी नहीं भी रखना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ये डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगले साल मार्च तक उसके बाद आपका इनफैक्ट अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। अब इस पर समझना और जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में नॉमिनी के नियम कहते क्या है, क्यों आपको नॉमिनी रखना चाहिए, इस पर भी खास चर्चा रहेगी। इसके फायदे, नुकसान और खासियत चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल। पंकज जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के इस शो में। और सबसे पहले सेबी का जो नया फरमान है म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन को लेकर, सबसे पहले उसकी बारीकियां आपसे समझना चाहेंगे, क्या कहता है ये? थैंक यू स्वाति। देखिए, नॉमिनेशन तो बहुत जरूरी है ही। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब उस व्यक्ति की, जो इन्वेस्टर है, डिपॉजिटर है या इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है, तो यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में कौन वो व्यक्ति होगा जो उस बेनिफिट को कलेक्ट करेगा, तो इसके लिए नॉमिनेशन जरूरी है। अब तक ये था कि म्यूचुअल फंड में अगर सिंगल होल्डर है तो वहां पर तो नॉमिनेशन जरूरी था ही, लेकिन यदि कोई जॉइंट एप्लीकेशन करता है, यानी कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम में यूनिट होल्डर जो है जॉइंटली सब्सक्राइब करते हैं या फिर एनीवन और सर्वाइवर है, तो उस केस में नॉमिनेशन कई बार नहीं करते थे और चलता था। लेकिन अब सेबी ने कहा है कि 1 अगस्त से जो भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट होगा उसमें नॉमिनेशन कंपलसरी है, चाहे आपका मोड ऑफ होल्डिंग कुछ भी हो, चाहे वो एनीवन और सर्वाइवर हो या फिर जॉइंट हो या फिर सिंगल हो, सब में नॉमिनेशन कंपलसरी होगा। लेकिन यदि आपको नहीं करना है फिर भी, तो आप एक डिक्लेरेशन देंगे, वो चाहे फिजिकल फॉर्म में डिक्लेरेशन हो या फिर ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं तो ऑनलाइन डिक्लेरेशन भी दिया जा सकता है। ऑनलाइन करेंगे तो उसमें आपको ई साइन करना है, और अगर ऑफलाइन करेंगे तो उसमें वेट साइन करना है, पेन से साइन करना होगा। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी एक डेडलाइन रखी गई है कि 31 मार्च 2020 उन्हें भी ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। यानी कि ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी नॉमिनेशन नहीं किया हुआ है उन्हें भी या तो नॉमिनेशन करना होगा, किसी को नॉमिनी बनाना होगा, अदरवाइज डिक्लेरेशन देना होगा। तो अब यह समझना जरूरी है कि जो नॉमिनेशन की इंपॉर्टेंस है उस पर सेबी और ज्यादा जोर डाल रही है और इन्वेस्टर्स को थोड़ा और आगाह कर रही है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आपको समझना चाहिए। मेरा मानना है कि हालांकि यहां पे एक चॉइस दी हुई है कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन जब सेबी आपको कह रही है कि आपको कुछ ना कुछ करना ही है तो ज्यादा इन्वेस्टर्स नॉमिनेशन करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मेरी भी ऐसी राय है कि सभी को, अगर यहां पर ज्वाइंट एप्लीकेशन भी है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ज्वाइंटली अकाउंट होल्डर हैं, उसके बाद भी नॉमिनेशन करना अच्छा रहेगा। इसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं, तो सभी को नॉमिनेशन करना ही चाहिए। बिल्कुल, इनफैक्ट इसी की खासियत पर मैं आ रही हूं पंकज जी कि जब भी हम अपने इन्वेस्टमेंट में या संपत्ति में नॉमिनी की का जिक्र करते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि चलिए ये काम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में या जहां पर हमारे पैसों का सवाल होता है वहां पर नॉमिनी क्यों जरूरी है, नॉमिनी रखना जरूरी क्यों, इस पर्सपेक्टिव में, पूरा आपके इन्वेस्टमेंट के ओवरऑल पर्सपेक्टिव में इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बिल्कुल स्वाति, देखिए, कोई भी व्यक्ति जब इन्वेस्टमेंट करता है तो ये तो सोचता है कि मेरे जीते जी मैं उसको एंजॉय करूंगा, लेकिन यदि कुछ हो जाता है बीच में, मैच्योरिटी से पहले, या आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अभी वो इन्वेस्टेड है अमाउंट और उसमें गॉड फॉरबिड उस पर्सन की डेथ हो जाती है, इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में कौन उस पैसे को लेगा? हालांकि जो लीगल हेयर हैं उस इन्वेस्टर के, उनका उस पर हक होगा, जो भी बेनिफिशरीज हैं उनका हक होगा, लेकिन जो म्यूचुअल फंड कंपनी है या बैंक है उनको कैसे पता है कि किसको देना है? तो वो व्यक्ति एक डिक्लेरेशन दे रहा है, वो बता रहा है उस बैंक को या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि मेरी डेथ के बाद कौन व्यक्ति होगा जो इस पर क्लेम लेगा, किसको आपको पैसा देना है। तो ये बेसिकली सिंपल वर्ड में नॉमिनेशन है। हालांकि नॉमिनेशन के लिमिटेशंस हैं, हमने कई बार
उस पर पहले भी इस प्रोग्राम में चर्चा की है कि नॉमिनी जो होता है वो पैसा ले तो सकता है, लेकिन कई चीजों में ऐसा है कि वो पूरी तरह से हकदार नहीं होता है। उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि लीगल हेयर जो है अदर देन नॉमिनी ऑल्सो, उनका भी हक बन जाता है। लेकिन एटलीस्ट पहली जो प्रक्रिया है कि यदि उस व्यक्ति की डेथ होती है तो उस केस में कौन वो व्यक्ति होगा जो उस पर क्लेम करेगा, जो वो कलेक्ट करेगा उन पैसों को। तो नॉमिनेशन बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि पहले कई बार ऐसा लगता था कि अगर हस्बैंड वाइफ ने मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो ऐसा लगता था एक साथ थोड़ी दोनों की डेथ हो जाएगी, तो ठीक है, दो जन हैं, दो लोग हैं वहां पर तो चलो चलेगा, यदि वहां पर नॉमिनेशन नहीं है। बट हमने कई केसेस देखे हैं एक्सीडेंट के, या फिर ऐसे कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही वक्त पर दोनों व्यक्तियों की डेथ हो गई। तो उस केस में यदि नॉमिनेशन ना हो तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यदि नॉमिनेशन ना हो तो लीगल हेयर उस पर क्लेम तो कर सकते हैं, पर वो फिर एक प्रक्रिया जो होती है वो बहुत लंबी चौड़ी है। सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, इस तरह की कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी है, जिसमें पैसे भी खर्च होते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो बहुत ही सिंपल तरीका है वो पहला है नॉमिनेशन। भले हम विल की बात करें, हम बाकी चीजें बात करें, लेकिन एक फॉर्म में आपको साइन करने हैं, नाम लिखना है कि अगर ऐसा होता है तो कौन वो व्यक्ति होगा जो आपके जाने के बाद उन पैसों को कलेक्ट करेगा बैंक से या म्यूचुअल फंड कंपनी से या इंश्योरेंस कंपनी से। वो नाम आपने लिखना है और साइन करने हैं। बिल्कुल सही आपने पंकज जी ये जिक्र किया कि जब अगर इनकेस हस्बैंड वाइफ में से दोनों ही नहीं रहते हैं तो पैसा किसको जाएगा, कहाँ जाएगा, ये कई बार दिक्कत हो जाती है। और बिल्कुल इस कोविड पीरियड में हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जब दोनों माता पिता नहीं रहते हैं, बहुत ही कई केसेस में, और उसके बाद ये दिक्कत आई है कि आखिरकार जो इन्वेस्टमेंट है उसका नॉमिनी कौन रहेगा या पैसा जो है किसको जाएगा, क्योंकि नॉमिनी वहां पर बनाया ही नहीं गया था। इसलिए नॉमिनी की जो ज़रूरत है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आती है। खासतौर पर म्यूचुअल फंड में नॉमिनी के नियम क्या है ये समझना चाहेंगे, क्योंकि इसमें अलग यूनिट होल्डर्स भी होते हैं, जॉइंट है, सिंगल है, तो क्या उनके अलग अलग नियम है? देखिए, यहाँ पर जो आपने जैसे जिक्र किया कि जॉइंट एप्लीकेशन है, जॉइंट यूनिट होल्डर्स हैं, तो उसके अलावा ये तो बात तय है कि कई बार अगर उसमें नहीं है कोई भी नॉमिनी और मान लीजिए फर्स्ट होल्डर की डेथ हो जाती है तो यूनिट्स ट्रांसमिट होती हैं सेकंड होल्डर को, या फिर सेकंड होल्डर की यदि डेथ हो जाती है तो वो नाम डिलीट कर दिया जाता है डेथ के बाद। तो ये पॉसिबल है कि उसमें से यदि जॉइंट होल्डिंग है तो एक यूनिट होल्डर की डेथ होने पर जिसकी डेथ हुई है उसका नाम वहां से डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि हम नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं तो यदि दोनों की डेथ हो जाती है तो उस केस में कौन नॉमिनी होगा वो हम यहां पे अपॉइंट कर रहे हैं। अब यदि यूनिट होल्डर या होल्डर्स चाहें कि वो एक से ज्यादा नॉमिनी बनाएं तो वो भी पॉसिबल है। ऐसा भी कई बार होता है कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, वो बोलते हैं बाद में कानूनी प्रक्रिया कौन करेगा, इससे अच्छा दोनों का ही नाम लिख देते हैं और 50-50% दोनों का वहां पर शेयर डिवाइड कर देते हैं। तो म्यूचुअल फंड में ये भी पॉसिबल है कि आप एक से ज्यादा नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि नॉमिनी जो है वो माइनर है, तो अगर ऐसा कुछ है माइनर है तो उस केस में भी आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और माइनर का कौन गार्डियन होगा वो भी आपको डिक्लेयर करना होगा। तो माइनर नॉमिनेशन भी पॉसिबल है, लेकिन जहां तक हो सके आप कोशिश करें कि नॉमिनी जो है वो कोई मेजर पर्सन हो ताकि इस तरह का कोई दिक्कत ना हो। बट यदि जरूरत है तो माइनर को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है। ओके और जैसा कई केसेस में हमने जिक्र भी किया कि नॉमिनी नहीं है, नॉमिनेशन किया ही नहीं है, तो उस केस में किस तरीके की दिक्कत पेश आ सकती है? बेसिकली कोई स्पेशल क्राइटेरिया है इस केस में कि नॉमिनी अगर बनाए नहीं है तो वो पैसा जाएगा किसको? देखो स्वाति, अगर नॉमिनेशन नहीं है तो जो भी लीगल हेयर हैं, अगर मान लीजिए एक हम मेल पर्सन की बात करते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है, उस पर अधिकार किसका है? अगर हिंदू मेल है तो हम जानते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में उसकी वाइफ और उसकी मदर दोनों का उसके पर हक बनता है, उनके बच्चों का हक बनता है। तो डेफिनेटली वो लोग क्लेम तो कर सकते हैं, उस पर करेंगे ही, लेकिन क्लेम कैसे करेंगे? क्योंकि नॉमिनेशन नहीं है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं ये लीगल हेयर हैं। तो वो कोर्ट की प्रक्रिया है कि उस केस में सक्सेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। तो यदि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी मदर है ही नहीं, सिर्फ वाइफ ही है, बच्चे भी नहीं है, तो वाइफ का हक हो जाएगा डायरेक्टली।
बट किसी भी केस में यदि वो अमाउंट छोटा है तो उस केस में एक इंडेमनिटी फॉर्म भर के जमा करके भी पैसा मिल सकता है। लेकिन यदि अमाउंट बड़ा है तो उस केस में फिर लीगल हेयर सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट देना ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि नॉमिनेशन नहीं बनाया होता तो पैसा किसी को मिलेगा ही नहीं और पैसा डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। जो लीगल हेयर हैं, जिनका अधिकार है उस पैसे के ऊपर, वो डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं। जो भी सक्सेसर हैं, फैमिली में मेंबर्स जो हैं, जो सक्सेसर हैं, जिनका हक है, वो पैसे पर क्लेम कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि नॉमिनेशन ना होने की केस में आपको थोड़ी प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, कोर्ट के थ्रू आपको फिर वो क्लेम करना होगा। इसके लिए नॉमिनेशन जरूरी है। ओके और जिससे पहले हम कॉलर से बात करें, नॉमिनी एट लेटर स्टेज भी जोड़ा जा सकता है? अभी तो ये सेबी ने मौका दिया है नए निवेशकों को कि आप चलिए अगस्त तक ये कार्यवाही, मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी कर लीजिए, पर बाकी मौजूदा निवेशकों के लिए भी नॉमिनी जोड़ने की प्रक्रिया आसान है? बिल्कुल, देखिए नए निवेशक तो 1 अगस्त के बाद उन्हें करना ही पड़ेगा अगर नई एप्लीकेशन है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग है, मैंने पहले भी कहा कि 31 मार्च 2023 तक उनके पास टाइम है करने के लिए। बट एक बात आपने बहुत ही अच्छी बोली कि कई बार लोगों के मन में आता है कि मैंने इस वक्त नॉमिनीज को बना दिया, बट अभी मेरी शादी नहीं हुई है, शादी हो गई तो मैं क्या चेंज कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। नॉमिनी कितनी भी बार आप चाहें, जब जरूरत हो तब आप नॉमिनी बदल सकते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए, उस वक्त जो भी व्यक्ति एलिजिबल है उसको आप नॉमिनी बनाइए, और बाद में आप चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, नॉमिनेशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस वक्त पर जिस वक्त म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं और एक ही बच्चा है मान लीजिए, और चाहता है व्यक्ति कि मैं एक बच्चे को नॉमिनी बना दूं, और बाद में एक बच्चा और होता है तो वो चाहता है दूसरे को भी ऐड करूं, तो ये सब पॉसिबल है। बदलना, नॉमिनी ऐड करना, ये सब कुछ पॉसिबल है यहां पर। ओके तो कई आपके सामने प्रोविजंस हैं, नॉमिनी नहीं बनाया तो नॉमिनी बनाने का, और नए निवेशकों को तो नॉमिनी अब बनाना पड़ेगा, मतलब नॉमिनेशन करना पड़ेगा। उसमें ऑप्ट आउट भी आप कर सकते हैं, डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि आप नॉमिनी नहीं बना सकते। लेकिन हमने पंकज जी से ये चर्चा की कि आपको निवेश में नॉमिनी क्यों बनाना चाहिए। एक कॉलर से बात करते हैं, झुंझुनू राजस्थान से सतीश कुमार इस वक्त हमारे साथ है। सतीश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका शो में। आप 5 फंड में कुछ 15,500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। थोड़ा बताएंगे किस लक्ष्य के लिए एसआईपी है, और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अब तक की कैसी है? जी मैम, मैं 25 साल तक का इन्वेस्ट है मैम। अभी मेरा 5 साल हो गए और 20 साल और करना चाहता हूँ। तो इसमें मेरे को 1 करोड़ समथिंग अमाउंट चाहिए। तो इसके लिए ये जो फंड है ये सही है या इसको चेंज करना पड़ेगा मेरे को मैम? ओके 11 साल में 1 करोड़ रुपए जो आप चाह रहे हैं कि इकट्ठा हो, कोई किसी पर्टिकुलर कोई इवेंट है आपकी लाइफ का जिसके लिए आपको चाहिए पैसे? 11 साल नहीं मैम, मैं अभी 5 साल करते, लगभग 4.5 साल हो गए इनको करते हुए, और आगे मैं इसको 15 साल और करूंगा। तो टोटल 20 साल का लक्ष्य है मैम। अच्छा, ओके, लगभग रिटायरमेंट प्लानिंग समझे आपकी? हाँ, यस मैम। ओके तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 1 करोड़ रुपए, लेकिन क्या 1 करोड़ रुपए काफी हैं पंकज जी आजकल के हिसाब से? ये तो एक अलग इंपॉर्टेंट सवाल हुआ भी। फिलहाल इनकी जो एसआईपी चल रही है 15,500 रुपए की, जिसमें ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं पिछले 6-7 साल से और आगे भी करना चाह रहे हैं, सही है इनकी प्लानिंग? कितने रकम की और जरूरत पड़ेगी इस रकम तक पहुंचने के लिए? बिल्कुल सतीश जी, देखिए पहली बात तो यह कि स्कीम का जो चुनाव किया है वो ठीक ठाक है, आपकी स्कीम अच्छी है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी है। लेकिन आप 4-5 साल से कर रहे हैं, कुछ आपने अमाउंट जुटाया भी है, और आप शायद 2033 तक चाह रहे थे कि आपको 1 करोड़ जुटाया जा सके। बट अभी जैसे आपने कहा कि आप 15 साल तक कर सकते हैं, तो अगर 15 साल का लक्ष्य है तो इस अमाउंट के साथ जितना आप कर रहे हैं हर महीने, इससे भी आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जैसा स्वाति जी ने अभी भी कहा कि 1 करोड़ रुपया क्या काफी रहेगा, क्योंकि अगर आप 15 साल आगे की बात कर रहे हैं तो महंगाई दर तो आप देख ही रहे हैं कि महंगाई बढ़ती रहती है। तो अगर 6-7% सालाना भी बढ़ती है महंगाई, तो शायद 1 करोड़ रुपया काफी ना रहे। हालांकि डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है और किस तरह के आपके खर्चे हैं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
तो आगे आने वाले समय में भी आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहे तो आपको थोड़ा सा राशि को बढ़ाना चाहिए। 1 करोड़ की जगह पर आपको इस अमाउंट को बढ़ा लेके चलना चाहिए कि मतलब अगेन मैं कहूंगा कि आपका कितने खर्चे हैं वो मुझे आपने लिखा नहीं है कि इस वक्त पर कितना एक्सपेंस है, बट फिर भी कम से कम 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसा अमाउंट रहे तो बेहतर है। आप अच्छी जिंदगी जी पाएंगे रिटायरमेंट के बाद। क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति एक काउंट करता है कि 60 इयर्स में रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन आगे 30 साल 40 साल तक उन्हीं पैसों पर सरवाइव करना होता है। तो मेरी ये राय होगी कि अगर पॉसिबल हो समय समय के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहें। स्कीम्स अच्छी है, इन्हीं स्कीम में आप और निवेश करते रहें। चलिए, तो सतीश जी को राय हुई। अब कानपुर से लक्ष्मण पांडे साहब से भी बात करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। लक्ष्मण जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने शो में। आप अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं और आपने कुछ अपने फंड के नाम भी भेजे हैं और इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं थोड़ा सा हमें नटशेल में बताएंगे। क्या आपका लक्ष्य है, किसके लिए आप कर रहे हैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग? थैंक यू मैडम। मैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग, मैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ तो मैं थोड़ी सेविंग करता रहता हूँ। और हेलो हेलो हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ मैडम, तो मैं सेविंग अपना करता रहता हूँ। 20,000 मेरा जीपीएफ में भी जाता रहता है। और इसके अलावा मैं जो आप लोगों ने जितने सजेस्ट किए हुए हैं वो म्यूचुअल फंड वगैरह में भी मैं थोड़ा अभी स्टार्टिंग किया हूँ। पिछले करीब 7-8 साल से थोड़ा चल रहा है। तो आगे मुझे रिटायरमेंट 15 साल बाद रिटायरमेंट के लिए भी कम से कम 2 करोड़ चाहिए। और अभी बच्चों की पढ़ाई हर 5-5 साल में मुझे 10-10 लाख की रिक्वायरमेंट रहेगी पढ़ाई के लिए, मैरिज के लिए। तो मैंने जो फंड सेलेक्ट किए हैं क्या वो बेटर हैं या उसको कुछ चेंज करने की आवश्यकता है? ठीक है। 15 साल में आपको कितनी रकम चाहिए, 2 करोड़ की 5 करोड़? क्योंकि शायद आपने मेंशन मेल में 5 करोड़ किया है। जी 5 करोड़ चाहिए मुझे एक मुश्त, लेकिन बीच बीच में 10-10 लाख के आसपास हर 5 साल में मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी थोड़ा सा निकालने की, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए। जी ओके, ठीक है। पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी पंकज जी 20 लाख रुपए की अभी है। 5 फंड में 14,000 की एसआईपी और जीपीएफ में भी 20,000 का निवेश इनका है। कैसा लग रहा है इनका प्लान आपको? देखिए, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है स्वाति। इनका देखिए लक्ष्य जो है 5 करोड़ का और बीच बीच में 10-10 लाख भी चाहिए 5-5 साल के बाद। और समय बहुत ज्यादा नहीं है, 15 साल में सब कुछ करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अमाउंट तो बढ़ाना पड़ेगा। बट मैं थोड़ी सी और बातें आपको बताता हूँ पांडे जी। देखिए, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप बोल रहे हैं 20,000 रुपए जा रहे हैं आपके जीपीएफ में। जीपीएफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 7.10% का है और इसी के आसपास रहने की उम्मीद भी रहती है इस तरह के इन्वेस्टमेंट में। और जहां तक सवाल है म्यूचुअल फंड्स का, उसमें आप 14,000 रुपए कर रहे हैं। तो यदि जो 20 लाख रुपया आपने इकट्ठा किया है अभी तक, और मैं लेके चलूं कि वो पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन है उसमें मेजर, तो ये आपका 15 साल में अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है तो करीब 1 करोड़ 19 लाख के आसपास बन सकता है। और आपको जरूरत है 5 करोड़ की प्लस 10 लाख रुपीज आपको 5-5 साल के बाद विड्रॉ भी करने हैं। तो यदि मैं एक एज्यूम करूं कि म्यूचुअल फंड्स में हम लॉन्ग टर्म में 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो कैलकुलेशन है उसका आधार पर 58,000 पर मंथ का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो इसके लिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो इन्वेस्टमेंट बड़ा करना होगा। और या तो आप समय के साथ इसको बढ़ाते जाइए, या फिर आपका जो लक्ष्य है कि आप रिटायर ठीक है हो जाएंगे एक टाइम पर, लेकिन जो पैसा इकट्ठा करना है वो थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि आपकी पेंशन भी होगी तो आप बाद में विड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ कम विड्रॉ करना पड़ेगा। शायद 5 करोड़ की जगह आपका जो काम है वो 3 करोड़ में चल जाए, तो ये शायद संभव होगा। तो ये कैलकुलेशन तो बहुत आसान है कि मैंने कहा आपको 58,000 इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन क्या ये संभव है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना, वो आपको सोचना है। तो उस हिसाब से आप अपने लक्ष्य को थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल लेते हैं। और हमारे पास ईमेल से हल्द्वानी से गौरव नेगी साहब सवाल पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड में है इनकी 5,000 रुपए की एसआईपी, लेकिन इन्हें मिल रहा है फंड से नेगेटिव रिटर्न। हालांकि बहुत कुछ समय पहले ही इन्होंने शुरुआत की है इस फंड में निवेश करने की। इनका जो लक्ष्य है 25 से 30 साल में 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का है। तो क्या ये इस फंड में इसी एसआईपी के साथ बने रहे तो ये लक्ष्य पूरा कर पाएंगे? हालांकि रकम बहुत बड़ी है पंकज जी, 10 करोड़ रुपए की। और टाटा डिजिटल इंडिया फंड पर भी आपसे सुझाव जानना चाह रहे हैं कि नेगेटिव रिटर्न तो फंड दे रहा है, तो करना क्या चाहिए?
स्वाति, क्योंकि ये फोन पर नहीं है, मेल किया हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर ये अकेला फंड है नेगी जी के पोर्टफोलियो में, तो मेरी राय होगी कि एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड की बजाय यदि लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि एक सेक्टरल फंड जो होता है उसमें रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि एक सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। और दूसरी बात, जो डाइवर्सिफाइड फंड होता है, अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात कर रहे हैं तो डाइवर्सिफाइड फंड में टेक्नोलॉजी सेक्टर भी रहेगा और साथ में दूसरे सेक्टर्स भी रहेंगे, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको रिस्क कम और ज्यादा फायदा होने की उम्मीद रहती है। लेकिन अगर इनके पास एक ही फंड है तो जैसा मैंने कहा कि स्विच करना चाहिए। अगर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है और हमारी राय सिर्फ एक फंड पर चाहते हैं तो आप इस फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं, फंड अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जहां तक सवाल है कि 6 महीने में, तो क्योंकि 6 महीने में मार्केट में हमने अच्छा करेक्शन देखा है और इसमें फाइनेंशियल सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ी गिरावट ज्यादा आई है, तो उसका नुकसान आपको हुआ है। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नीचे गिरा है मार्केट तो ऊपर भी आएगा। और यदि आप जैसा कह रहे हैं कि 25 साल 30 साल का नजरिया है, अगर 5,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं और हम 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर एज्यूम करते हैं, तो 25 साल में करीब 85 लाख रुपीस और 30 साल में करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपए महीना निवेश करता है। तो ये राय है। तो अगेन, अगर आप चाहें यहाँ पर कि आपके पास और दूसरी स्कीम नहीं है, तो राय ये होगी कि फ्लेक्सी कैप फंड, जैसे कि निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, इस तरह के फंड में आप स्विच कर सकते हैं। ओके, तो गौरव नेगी साहब, होपफुली आपने देखा होगा अपने सवाल का जवाब। कुछ बदलाव करने की जरूरत है, उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अगले कॉलर से बात करें, मुंबई से अंजना सराफ हमारे साथ है। बहुत स्वागत करते हैं आपका। आप 38 साल की उम्र में हैं अभी और 5 फंड में 25,000 की आपकी एसआईपी है। थोड़ा बताएंगे आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या चाहते हैं? हाँ मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, मैंने 5 एसआईपी चालू कर रखा है। हेलो। ओके, ठीक है। मैंने अभी 3 महीने पहले मार्च में चालू किया है मैडम। 5-5 हजार का 5 एसआईपी है, 25,000 का मंथली मेरा जाता है और मेरा एज 38 है। मुझे 10 साल बाद में मुझे 1 CR चाहिए, 1 करोड़, तो पॉसिबल हो पाएगा? और जो मैंने फंड लगा रखे हैं वो फंड मेरे परफेक्ट है या मुझे चेंज करने का जरूरत है उसमें? अंजना जी, मुझे एक बात बताइए, 10 साल के बाद क्या ऐसा खास इवेंट है लाइफ में आपका जिसके लिए 1 करोड़ चाहिए? एजुकेशन, बच्चे का एजुकेशन है मैडम। ओके, रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर रही है? ना मैडम, अभी बच्चे के एजुकेशन के लिए मैंने रिसेंटली चालू किया है। ओके, ठीक है, चलिए आपको राय दिलवाते हैं। अंजना जी को बताइए पहले कि 10 साल में 1 करोड़ के लिए इनका जो इन्वेस्टमेंट है काफी है क्या, पंकज जी? और जरा इनको बताइए कि रिटायरमेंट प्लानिंग भी करना इनके लिए कितना जरूरी है अभी, अपार्ट फ्रॉम बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग। बिल्कुल अंजना जी, देखिए, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा बदलाव आपको करना होगा, पर उससे पहले समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं। हम एक हिस्टोरिकली जो एवरेज लेके चलते हैं कि इक्विटी फंड्स हैं तो आप 12% का एक ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 12% के हिसाब से यदि मैं कैलकुलेट करता हूं तो 10 साल में 1 करोड़ जुटाने के लिए आपको यहाँ पर अमाउंट को बढ़ाना होगा, क्योंकि जितना आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे लगभग 56 लाख रुपए इकट्ठे हो सकते हैं 10 साल में, और आपको चाहिए 1 करोड़। तो 1 करोड़ के लिए आपको हर महीने 45,000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। या तो आप हर महीने 45,000 कीजिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अभी आप जो शुरुआत में 31,000 कर दीजिए, 25 तो कर ही रही है वैसे भी, उसको बढ़ाकर 31,000 कर दीजिए, और फिर हर साल के शुरुआत में 10% से उस अमाउंट को बढ़ाते रहिए। तब भी यह संभव है कि आप 10 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। स्कीम में जहां तक बदलाव का सवाल है, बाकी स्कीम ठीक है, लेकिन एचडीएफसी टॉप 100 फंड जो है, लार्ज कैप फंड, उससे निकलकर आप यदि चाहें एचडीएफसी का ही दूसरा फंड लेना है तो एचडीएफसी निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, इस फंड में आप एसआईपी स्टार्ट कीजिए, वो बेहतर रहेगा। तो 2 चीजें हैं, अमाउंट बढ़ाना है, एक स्कीम में बदलाव करना है, और साथ ही स्वाति जी ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे छेड़ा है कि रिटायरमेंट प्लानिंग। मैं आपको कहूंगा अंजना जी, देखिए, पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन एजुकेशन के लिए लोन भी मिलता है।
अगर जरूरत पड़े, लेकिन रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलता। तो इसके लिए उसके लिए भी प्लानिंग समय पे करना बहुत ही जरूरी है। तो मेरी राय ये होगी कि आप उसके बारे में भी सोचिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट उस चीज के लिए भी कीजिए। और एजुकेशन के लिए अगर पैसा थोड़ा कम भी पड़ता है तो थोड़ा लोन भी लिया जा सकता है, लेकिन पूरा पैसा एक ही गोल के लिए रखना और दूसरे गोल को इग्नोर करना कई बार रिस्की हो सकता है। यस, और अंजना जी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, आप रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर सकती हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए तो भाई हाल फिलहाल में अपने शुरू ही किया है, बस थोड़ा से रकम और जोड़ के एक प्लानिंग है वो रिटायरमेंट के नाम भी कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट आपको। बहुत धन्यवाद करेंगे पंकज जी, आप हमारे साथ शो में आज शामिल हुए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। आप भी पूछना चाहते हैं कोई सवाल, जरूर पूछिए। तरीका आपके सामने आने वाला है जिसके जरिए सवाल पूछ सकते हैं। पूरा नाम, फोन नंबर और अपने कहाँ से हैं आप वहां से, और उम्र भी लिखिएगा जरूर, जिससे हमारे एक्सपर्ट आपके सवाल का ठीक जवाब दे पाए। आज के शो में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।